इनसे जानता हूँ कि ये कच्चे के डाकुओं से किस तरह बचे। ये मेरे हाथ से मुकाबला नहीं हो सकता। अगर मुझे खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो वो 10 भी मार दे मेरा गार्ड, तो मुझे उसका क्या फायदा। आपको खौफ नहीं आया कि रात के वक्त इस इलाके में जाना है? तो लमसमी मैंने देखा कि गाड़ी रोक गई है, मैंने कहा कलाशनकोव मुझे दे दे, मलंग को कहा। मलंग ने मुझे कलाशनकोव दे दी। मैंने कहा चलें, पिस्टल आपके पास हो गया, कलाशन मेरे, आगे हमें पूरा खतरा है। वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत है और 2 चौकियां आप बता रहे हैं कि एक चौकी, सॉरी सर, जहाँ पे मुझे वारदात हो रही है वहाँ से 4 किलोमीटर पे दूसरा थाना है। ये दलेरी थी कि आप वहाँ अकेले डट गए देखें और खड़े हैं वहाँ के। हाँ, मैं और ना ही अपनी क़यादत की तरफ से, न पंजाब से और ना ही सिंध के अंदर से और ना ही पार्टी की आला क़यादत से मुझे कोई अभी तक रब्ता हुआ है। अच्छा, अब ये सारी वारदात हो गई, आप पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं, क्या आपने पीपल्स पार्टी के किसी अहम रुकन से रब्ता किया कि जनाब आपके इलाके में हम आपके मेहमान थे, हमारे साथ ये हुआ, और अगर किसी को कॉल की तो उसका रिजल्ट क्या था? आज मैंने सुबह रब्ता किया, DPO ने मेरा नंबर नहीं अटेंड किया, मैंने DPO साहब का नंबर कहीं से लिया। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, मैंने कुछ अर्सा पहले एक व्लॉग किया और उस व्लॉग में मैंने आपको बताया कि कच्चे के डाकुओं से किस तरह बचा जा सकता है और कच्चे के डाकू किस किस इलाके में कार्रवाइयाँ डालते हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं जो कि ख़तरनाक हैं और इन रास्तों पर जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए। आज मैं बताऊँगा कि कच्चे के डाकुओं को जब पक्के बंदों से वास्ता पड़ा तो किस तरह मैदान छोड़कर भाग गए। जी हाँ, जंग से हमारे 2 नौजवान अपने ग्रुप के साथ मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीबात में गढ़ी खुदाबख्श गए और रास्ते में उन्हें जो है वापसी पर किस तरह इन कच्चे के डाकुओं ने घेरने की कोशिश की, अगवा करने की कोशिश की, लेकिन ये 2 नौजवान डट गए और डट कर उनका मुकाबला किया। जी हाँ, मेरी मुराद यहाँ सरदार हाजी खान पठान साहब से है और उनके साथ फ़हीम अब्बास राही जंग की जानी पहचानी शख्सियत हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब के पीपल्स पार्टी यूथ विंग के। इसी तरह हाजी सरदार खान साहब नाइब सदर हैं पंजाब में यूथ विंग के इनके, और इन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और इनसे जानता हूँ कि ये कच्चे के डाकुओं से किस तरह बचे और इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद भी करता हूँ। वेलकम खान साहब। जी अदनान भाई, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी है। मैं सर्दी जो है उसके लिए मुझे जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा लगती है बनिस्बत दूसरे लोगों की। चले, आपने साथ मैंने इंतजाम किया हुआ है कि कोयले लगाए हुए हैं, मैं इस वजह से आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, गुजारिश ये है कि मोहतरमा की बरसी थी और हमारा काफ़िला यहाँ से 25 तारीख को ही निकला, तो हम रात जो है ना जैसे मोटरवे पे गए, शुरकोट से हमें उतार दिया गया। धुंध थी काफ़ी, मोटरवे बंद हो गई। ये जाते वक्त बता रहे हैं, जाते वक्त। उसके बाद आते वक्त की कार्रवाई अलहदा है। जी, वो कार्रवाई वो शेयर करेंगे। तो हम ना वहाँ पे रात हमने स्टे किया फ्योरकोट में अपने दोस्तों किया और वहाँ से सुबह निकले। हम वहाँ पर जो है तकरीबन रहीम यार ख़ान पर नमाज के लिए इकट्ठे हुए। पार्टी की बहुत सी पंजाब की क़यादत वहाँ पे इकट्ठी हुई। राणा फ़रूक सईद साहब हैं, हमारे सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी सेंट्रल पंजाब के, और सबका वफाकी वज़ीर भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। तो फिर हम वहाँ से इकट्ठे निकले जी। खुर्शीद शाह साहब ने जितने भी पंजाब के हमारे कायदीन हैं और कारकुन हैं उनको अपने घर मदऊ किया हुआ था। अच्छा। हम शाम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जाकर नमाज भी शाम की पढ़ी और लंच भी वहीं पर किया, और उसके बाद जो है ना डिनर भी गालबन डिनर और लंच दोनों ही हमने वहीं पर किए। तो यानी आप खुर्शीद शाह साहब के मेहमान? जी, हम उनके मेहमान थे। जंग से चले हैं, मुहतरमा की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए खुर्शीद शाह साहब के आप मेहमान थे, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद आपने तकरीबात में शिरकत की, बिलावल भुट्टो साहब का खिताब सुना और दीगर कायदीन का खिताब भी नहीं, सुना। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी मेहमान हैं ना, कुछ बाई ट्रेन भी गई थी क़यादत ना पंजाब से। हमारे डिवीज़नल सदर थे, सबका MP MNAs थे, और राजा परवेज़ अशरफ साहब, फैसल करीम कुंडी साहब थे गवर्नर KP के। काफ़ी लोग जो कि कुछ बाई एयर आए, कुछ ट्रेन से आए, और कुछ जो है ना वहाँ पे वो जो कन्वेंस थी वो खुर्शीद शाह साहब की तरफ से ना उन लोगों को जिनके पास वहाँ पे कन्वेंस नहीं थी वो भी दी गई, और उन पर खसूसी टैग लगाए गए थे ना। एक नंबरिंग ये मेहमान है, ये हमारे मेहमान हैं। और जो हमारे पास अपनी 2 गाड़ियाँ थी तो हमें भी वो टैग हमारी गाड़ियों को भी लगा दिए गए। रात को हमने वहाँ पे स्टे किया। सुबह जो है हम उठे, वहीं से जाके नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जुमे की नमाज़ हमने खुर्शीद शाह साहब के घर बाजमात पढ़ी,
और हम वहाँ से काफ़िले में निकले। हमने बरसी को अटेंड किया। रात को ही हम वहाँ से कलंदर पार्क निकल गए। हम रात वहाँ रहे, वहाँ पे रात को भी सलाम किया। सुबह फिर निकलते हुए सलाम करके हमारी कोशिश थी कि आदि फरियाल तालपुर साहब, अदादारी साहब और चेयरमैन साहब, सारी हमारी जो क़यादत है आला, वो वहीं पे गड़ी खुदाबख्श मौजूद थी ना नोडेरो में, मोहतरमा का जो हवाई घर है। तो हमने कोशिश की कि अपनी क़यादत से वापसी पे मुलाकात हो जाए और कुछ वहाँ के जो है सेक्रेटरीज वगैरह वो भी जो है ना उनके साथ मतलब पार्टी के दीगर ओहदेदारों से रब्ता करता है, मीटिंग्स हो जाती हैं। जी, हमने कोशिश की कि वहाँ क़यादत से मुलाकात हो जाए। हमें सिग्नल भी आया जब हम रास्ते में थे शहबाज कलंदर से, तो हम असल में सक्कर ही रहे थे वापस, लेकिन जब हमारा रब्ता हो गया तो उन्होंने कहा आप आ जाएँ, मीटिंग काफ़ी हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी मुलाकात इंशाल्लाह 2-4 मिनट की हो जाएगी। हमने कहा अपनी क़यादत को सलाम कर लेंगे। तो वहाँ हम नोडेरो पहुँचे, वहाँ पे हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद तकरीबन 10:08-10 पे हम वहाँ से निकले। रात के बाद आपको खौफ नहीं आया कि रात के वक्त इस इलाके में जाना है? तो वल्लाह बा खुदा, मेरे ज़हन में एक तो मैं अपने रब पे इतना तवक्कल रखता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसे ही रब पे सारे तवक्कल रखे जैसे मैं रखता हूँ। तो मुझे मेरे अल्लाह पे हमेशा, मैं वैसे भी जब रात को सफ़र ज़्यादातर 1:30-2 बजे घर पहुँचता हूँ, कुदरती जंग भी हूँ ना, तो अपने दोस्तों के साथ बैठा, गप लगाई और फिर रात को 1-1:30-2 बजे अपने घर चला गया। लेकिन मेरे पास वेपन हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अपने लाइसेंस ही होते हैं। जब मैं ट्रैक पे चढ़ता हूँ तो मैं अपने जो है ना वेपन टैग वगैरह लगा के उसको लोड करके पिस्टल अपना साथ रख देता हूँ और बंदूक जो है वो भी रेडी रहती है। यानी मैं, और ज़्यादातर सफ़र भी मैं अकेले करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपका हर वक्त मुकाबले के लिए मैं पहले मेरे साथ 2-3 गार्ड्स भी होते थे, लेकिन ना अभी 3-4 साल से ना मैं मेंटली, मुझे ना, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो अगर आपका टाइम है ना, जो आपको अल्लाह पाक ने दिया है, वो आपकी ज़िंदगी कोई भी नहीं ले सकता जब तक मालिक की ज़ात ना चाहे। तो ये चीज़ ही मैंने काफ़ी अरसे से, अभी पिछले दिनों में मेरा भांजा है, उसको टारगेट किलिंग की गई 3 महीने पहले। तो हमने वो डाकू भी खुद ट्रेस किए, मतलब है वो जो थे वहाँ से सरगोदा से ना, वो 8-9 लोगों का गैंग था और डीपीओ साहब जंग ने भी बड़ी उसमें मदद की हमारी, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अच्छे कप्तान हैं। तो मकसद ये है कि मैं, उसके बाद मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हाजी खान आपके साथ गार्ड प्रॉपर होने चाहिए, लेकिन मेरे पास एक मलंग होता है। अच्छा। 2 साल से उसे गन वन चलानी नहीं आती है। वो मलंग है, जेनवन मलंग है, और वो उठा के दे तो देगा ना बेचला। हाँ, ये उठा के देने वाली बात है। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर जो गन मैं नहीं चला सकता या मेरे हाथ से मुकाबला नहीं हो सकता, अगर मुझे खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो वो 10 भी मार दे मेरा गार्ड, तो मुझे उसका क्या फ़ायदा। तो ये अपनी साइकी है, मैं इस हिसाब से ना अपने हिसाब से चलता हूँ और अपने हिसाब से अपने रब पे। अच्छा, आप बात करते हैं, हम टू द पॉइंट सीधा वाक़या अपने सामीन, अपने नाजरीन से शेयर करेंगे कि कच्चे के डाकुओं से किस तरह मुकाबला किया, कच्चे के डाकुओं को किस तरह भगाया और किसने आपकी मदद की, उन पर भी बात करेंगे। और जो साथी साथ थे वो उनका किरदार भी देखेंगे कि वो उस वक्त क्या कर रहे थे, क्योंकि ख़ास तौर पर ये होता है कि अक्सर साथी भाग जाते हैं, इंसान अकेला रह जाता है जो बहादुर होता है। तो आपके साथियों ने क्या रोल किया? सबसे पहले ये बताएं कि आपको किस रोड पर रोका गया, कितने बजे का टाइम भाई, मैं आपको अपने रब को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, ये इतना प्यारा वकूआ है ना कि इस पे इतनी अच्छी फिल्म बन सकती है ना जेनवन, अगर आप इसी पे ही कोई जो है ना इंडस्ट्री काम कर ले, फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, आप कितने बजे वहाँ से जी निकले? 10:15 बजे लाड़काना से खाना खा के। हमारे दोस्त हमारे साथ है, उन्होंने बड़ा इसरार किया कि हम आपको पुलिस की स्कार दे देते हैं। अच्छा। हमने कहा भाई हमें स्कार की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपना असला है और मालिक हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। उन्होंने कहा आप इधर रुक जाएं, बेहतर है। लेकिन हमने इसरार किया। हमारे दोस्त बाकी सक्खर में थे, खुर्शीद शाह साहब के घर ही, वो हमारा वेट कर रहे थे। हमने कहा चले 1 घंटे का सफ़र है, हम पहुंच जाते हैं। खैर उन्होंने कुछ रास्ता हमें छोड़ा, उन्होंने हमें सीधा ट्रैक पे किया जहाँ से 60 से 61 किलोमीटर सक्खर था। हम वहाँ से निकले हैं, तकरीबन हम गालबन कोई 15-16 किलोमीटर आगे गए होंगे उसी ट्रैक पे, शिकारपुर साइड पे ना। तो एक गाड़ी ने बड़ी स्पीड में हम 110 पे जा रहे थे, चूँकि रोड था सुनसान सा, रात को इतना रश नहीं था ना। मोहतरमा की बरसी का भी अगला दिन था, 28 तारीख थी और रात तकरीबन 10 बज के 15-20 मिनट का टाइम था। तो एक गाड़ी ना बड़ी स्पीड से, उसने हमें 130 में ओवरटेक किया। अच्छा। वो जापानी गाड़ी थी। हमने उस एक वीडियो भी वायरल फ़हीम साहब ने की है, उसमें उसका पूरा डेटा दिया जो हमने बाद में पकड़ी, और उसका ड्राइवर भी। तो वो नोवा थी, जापानी 18 मॉडल थी और उसमें 7 सीटर 8 सीटर ना, मतलब वो गाड़ी थी। मुझे उस पर शक पड़ा, क्योंकि सारे शीशे उसके ब्लैक थे
अच्छा। मैंने कहा ना, ये पीछे भी दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, हर रोज़ 4-5 लोग जो है ना यहाँ से किडनैप होते हैं। और अगर कोई गाड़ी ना खड़ी के किसी एक दोस्त ने तो ये भी कहा कि आपसे एक दिन पहले अपना बरसी से एक दिन पहले वहाँ पे एक बंदे ने गाड़ी नहीं रोकी, उन्होंने स्ट्रेट फायर किए और वो थोड़ी आगे जाके गाड़ी कल्टी खा गई और ड्राइवर मौके पे ही मार गया। मतलब इस लेवल इतना खतरनाक एरिया है और वो लोग और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये बाद में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बातें अगर हम छुपाएं अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपनी जमात से, अपने कारकुनों से, तो मेरे ख्याल में क़यामत वाले दिन हम उनको भी जवाब देंगे। अच्छा, आप हम एक बात नहीं छुपाएंगे, मैं एक एक बात बताऊंगा और सबकी बताऊंगा, किसने क्या किरदार अदा जिसके लैब्स हैं सबके बताऊंगा। मैं माफ़ी नहीं देता किसी को, बिल्कुल, चाहे वो मेरी जमात के अंदर हो या बाहर हो। अच्छा, आप उस गाड़ी ने आपको क्रॉस किया, आपको शक हुआ? उसको मुझे शक हो गया। मैंने अपने दोस्तों को कहा, फ़हीम साहब साथ हैं, ड्राइवर हैं, वो बलूचिस्तान से थे, माशाल्लाह हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं अच्छी स्केल पे 19-20 में ना। अच्छा। वो ही ड्राइव कर रहे थे गाड़ी। और एक मेरा मलंग था जी, मतलब वो सिर्फ अल्लाह अकबर और दरूद शरीफ पढ़ता रहता है। अच्छा। तो वो जैसे उन्होंने क्रॉस किया जी, अगले 8 से 7-10 किलोमीटर पे वो ही गाड़ी हमारे आगे रोक गई। अच्छा, आगे अच्छा, जैसे ही गाड़ी रुकी, अच्छा वो गाड़ी जो है वो बैक से डिग्गी खुलती नहीं थी, ड्राइवर ने रोकनी है, हम उसे देख रहे थे कि रोक रही है। अच्छा, वो पीछे आएगा, डिग्गी खोलेगा, ऊपर करेगा तो डाकू बाहर निकलेंगे। हाँ। अच्छा, 1 किलोमीटर के लमसम ही मैंने देखा कि गाड़ी रोक गई है। मैंने कहा कलाशनकोव मुझे दे दे, मलंग को कहा। मलंग ने मुझे कलाशनकोव दे दी। फ़हीम साहब भी साथ बैग पे बड़े थे और आगे ड्राइवर था, मैं फ्रंट सीट पे बैठा था ड्राइवर के साथ। तो मैंने बोल्ट मार लिया। एक बंदा उस वक़्त, फ़हीम भाई आपको याद होगा, जॉगर उसके पहने हुए थे और बड़ी स्पीड से कलाशनकोव के साथ नीचे उतरा और बाकी उतर रहे थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, हमने उन्हें नहीं कुछ कहा। हम 110 पे जा रहे थे, 130 पे हो गए। मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा यहाँ से बच गए, मुझे नहीं लगता, अल्लाह खैर करे, इनका आगे भी राब्ता होगा, मैं इनको समझा रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ ड्राइवर है, ड्राइवर से मैंने कहा कि ये पिस्टल जो है ये कौन यूज़ करेगा? उसने कहा, मुझे पता था बलूचिस्तान का बंदा है, तकड़ा होगा। उसने कहा पिस्टल जो है वो मैं यूज़ करूँगा। मैंने कहा चलें, पिस्टल आपके पास हो गया, कलाश मेरे, आगे हमें पूरा ख़तरा है। यानी आप लोग तैयार हो गए कि भाई आप इसके बाद फिर हम देखिए, जब बोल्ट भी लगा हुआ है, एंगल रखनी है। आपको पता है कलाशनकोव का जो कैलिबर है वो है 1300 राउंड पर मिनट। 1300 गोली कलाशनकोव फायर कर सकती है 1 मिनट में। तो 60 गोलियां कितनी लगाएगी? 2 सेकंड, 2 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो है ना, वहाँ पे जैसे ही हम तकरीबन मज़ीद 8 से 10 किलोमीटर गए हैं तो उन्होंने धान जो है ना, धान जब वो छंगाई हो जाती है तो उसकी वो धान अक्सर आपको सिंध को में पता है बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। पता नहीं वो उसको क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, माल को डालते हैं क्या करते हैं, पर ऐसे सैकी का हमें नहीं समझ आई क्योंकि हमारे पंजाब में ये कल्चर हो सकता है सड़क रोकने के लिए रखा। नहीं, ये ओवरऑल जो वहाँ के किसान हैं या वहाँ के जितने भी आ रही हैं, ये अक्सर आपको सिंध में ऊपर नहीं नजर आएगी। इसको बड़े बड़े स्टार जैसे हमारे पास उसके होते हैं तूड़ी के, सेम उसी तरह ना इनके वो होते हैं। तो वो तकरीबन 4 से 5 फीट पे थी ना, मतलब है आगे रोड के। वो हमें 1 किलोमीटर से नज़र आ गई क्योंकि हमारे पास गाड़ी भी अच्छी थी, अल्टस ग्रैंडी थी और उसकी लाइट भी काफ़ी अच्छी थी ना। तो तकरीबन लमसम 1 किलोमीटर पे हमें नज़र आ गया कि जो है ना आगे धान लगी हुई है। और अब तो ना, मैंने एक ड्राइवर को कहा आप फिक्र न करें, आप धान में से जाने दें, लेकिन ड्राइवर की अपनी साइकिल थी, मैं समझाता रहा, लेकिन उसने आखिर ब्रेक लगा ली। अब यकीन करें वो इतनी ख़तरनाक ब्रेक थी ना कि मैं बंदूक समेत आगे उसमें लगाना गाड़ी में। गाड़ी की अभी तक पूरी ब्रेक ही नहीं लगी है। 15 से 12 बंदे सामने से, अच्छा, जिनमें 3 से 4 बंदों के पास डंडे हैं जो सिर्फ पकड़ के बंदे को गाड़ी में डालते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। बड़ी स्टोरी अपने पीक पर है और पीक पर ब्रेक ले लेनी चाहिए। यहाँ ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम आपकी आवाज़। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। आज हमारे मेहमान हैं सरदार हाजी खान पठान। जी हाँ, सीनियर नायब सदर हैं पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूथ विंग के। इनके साथ सेक्रेटरी इत्तलात तशरीफ़ रखते हैं
पंजाब के फ़हीम अब्बास राही। सरदार साहब, सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि बारा रेस्टोरेंट पर आकर आपको कैसा लगा, इसकी टेस्ट, इसकी सर्विस और इसका जो माहौल है, एनवायरनमेंट, वो कैसा लगा? जी अदनान भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी बड़ी क़यादत जो है हमारी जब भी आती है तो हम चूँकि एक बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है, इनका एक सिस्टम है, एक अच्छी लोकेशन है, खाना बड़ा मयारी है, कुक बहुत अच्छे हैं, तो हम अक्सर जो है ना, हमारा कोई अच्छा गेस्ट है तो हम बारह ही आते हैं। दूसरा, मैं अपना ज़ाती तौर पे जो है ना, मैंने पहले ही आपको बताया कि ठंड का जो है ना, पंजाबी में कहते हैं मैं बड़ा चित्तू हूँ। तो मैं अपने दोस्तों को कहूँगा जो मेरी तरह चित्तू हैं ठंड के, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त आग का इंतज़ाम, यकीन करें मैं बड़ा ज़बरदस्त रिलैक्स बैठा हूँ। आप भी हैं, सब भाई दोस्त यहाँ पर आएँ, इंजॉय करें। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके काम में और बरकत डाले। काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको लाहौर इस्लामाबाद के जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको बिल्कुल सेम उसी तरह फ़ील होगा। आप समझेंगे कि आप किसी पाकिस्तान के या दुबई के अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं कि आपको डाकुओं ने उस रोड पे रोका है जहाँ उन्होंने आगे घास रखी हुई है और आप रुके हैं, और उसके बाद कितने लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और आप किस तरह उनसे मुकाबला कर रहे हैं? अदनान भाई, जो वो धान का स्टॉक था 4 से 5 फीट का, उसके पीछे से एकदम से जंप करके 12 से 13 लोग, जिनमें से 3-4 जो हैं वो महसूस ऐसे होता है कि जैसे वो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं ना सीधे हमारी गाड़ी, लेकिन वो बिल्कुल बड़े टेक्निकल बंदे थे। वो हमारी गाड़ी के ऊपर से ही शायद गुजर रहे थे ना, अगर स्ट्रेट करते तो ज़ाहिर है कि हम में से कोई भी ना रहता। तो तकरीबन वो उस दौरान उन्होंने ना राइट साइड से भी, राइट साइड पे मैंने देखा। अब आपने देखें, यहाँ पे 2-3 सेकंड का फ़ैसला लेना होता है कि मैं क्या करने लगा हूँ। गन आपके पास लोड है, आपने उंगली रखनी है तो फायर आगे तैयार है चलने के लिए, ठीक है। तो मैंने राइट पे देखा तो राइट पे 15 से 20 बंदे दौड़ रहे हैं, सबके पास वेपन है। अपने लेफ्ट पे देखा, जहाँ से मैंने अपने दरवाजे को खोलना था और नीचे उतरना था, वहाँ पे ऑलरेडी 3 से 4 लोग तो ना बिल्कुल निशाने पे उन्होंने बैठे, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, और 6-7-8 उनके साथ भी दौड़ रहे हैं। मैंने कहा ये तो कोई 150-200 बंदा है, मतलब फील ऐसे हो रहा था। लेकिन मैक्सिमम जो तादाद थी वो 25 से 30 जो है ना, वो मुसल्ला थी। 4-5-6 लोग जो हैं वो उनके हाथ में वेपन नहीं था, डंडे थे। मेरे ख्याल में वो गालबन बंदे को पकड़ के गाड़ी में डालने वाले, सिर्फ डालने वाले थे, और बाकी जो है ना वो करके लेके जाने वाले। वो बैकअप दे। अच्छा, बड़ा अलमिया ये है कि इतनी तादाद में डाकू यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत है और 2 चौकियाँ आप बता रहे हैं कि एक चौकी, सॉरी सर, जहाँ पे मुझे वारदात हो रही है वहाँ से 4 किलोमीटर पे दूसरा थाना है। अच्छा, करीबी थाना है। हाँ, अगले थाने की हदूद में हमें ये वारदात हो रही है, और साथ दूसरा थाना भी है। 2 थानों के सेंटर में, यानी 10 किलोमीटर की रेंज में 2 थाने हैं, और उसके सेंटर में आपको रोक के वारदात कर रहे हैं। यहाँ पे एक तजर्बा था कि आपके पास टाइम है 3 सेकंड कि आपने मरना है, मारना है या सबको बचाना है। ये सारे सवाल 3 सेकंड में आपने हल करने थे। तो मगर मेरी स्टेट सामने होते तो मुझे उन्हें शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो ऊपर शूट कर रहे थे, मैंने उन्हें सीधा करना था, और मेरा नहीं ख्याल उनमें से कोई बंदा बचता। फिर हमें लेफ्ट या राइट वाले इजीली आराम से पूरी गाड़ी को टारगेट, हम में से कोई भी ना बचता। तो मैंने कहा कि हम जो है ना उस 3 सेकंड में फैसला लिया कि शीशा डाउन ऑलरेडी था मेरा, कि मैं ना हवाई फायरिंग ही करनी मेरे लिए बेहतर है, ताकि वो जितना हमें टाइम मिल जाए और हम उसमें कोई और नेक्स्ट जो है ना अच्छा फैसला ले लें। तो मैंने वो जो 26 गोलियों का ब्रेस्ट था वो 2 से 3 सेकंड में निकल गया। तो पीछे मेरे वेपन्स जो बाकी मैगजीन्स थी, 3 मैगजीन्स थी, जिनमें मजीद 26 कार्ट्रिज थे, और साथ कोई 222 गोलियां थी मेरे पास ना, वो पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा, वो मेरे भाइयों ने, चूँकि वो तंग हो रहे थे शहबाज कलंदर से, अब जब सुबह निकले तो उन्होंने वो कुदरती डिग्गी में रख दी। अब डिग्गी कौन खोले जी, कौन खोले, और 25-30 लोग भी बाहर हैं, और जो है ना मैं बड़े तरीके से ना अपना पिस्टल उठाया और मैंने अपने ड्राइवर को कहा आप निकल जाए। अच्छा, जिसने फ़हीम भाई से कहा और मेरे साथ वो जो मलंग है कि आपने निकलना है तो आप मेरे साथ निकल जाए, नहीं तो आप गाड़ी दौड़ा के ले जाएं, आप वहाँ से पुलिस को साथ लेके आए, मेरी फिक्र नहीं करनी, मर गया या बच गया, इनके हाथ से मैं नहीं चढ़ना। क्योंकि मुझे ये दलेरी थी, ये दलेरी थी कि आप वहाँ अकेले डट गए, देखें मैं खड़े हैं वहाँ। हाँ, मैं यकीन करें, वहाँ से मैंने उसी पिस्टल को वहीं पे बुलेट मारा, और मैंने उसको अपने कोट के नीचे रखा कि कहीं निकलते ये वेपन दे के मुझे ना गोली मार दे। उन्होंने समझा गैर मुसल्लह दौड़ा है। मुझे तकरीबन 10-20 फीट का जब फासला आया तो मैंने उसमें से सिर्फ 16 में से 3 फायर किए।
3 फायर करने के बाद थोड़ा सा मतलब काम खड़ा गया। ड्राइवर ने गाड़ी पीछे बैक करने की कोशिश की तो वही गाड़ी जो 8 किलोमीटर पहले खड़ी थी और इसने लोग गुजारे, उसमें कोई बंदा नहीं था, अकेला ड्राइवर, उसने उसके पीछे आके लगा दी गाड़ी फंसा ताकि वो बैक ना ना कर सके। और ये सीन यकीन करें मैं बड़ा आराम से देख रहा था ऐसे करके, और तरह? फायरिंग जारी है। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी बना रहा था कि इस दौरान मैं क्या करूं। उन्होंने गाड़ी में ना जोर जोर से बोल्ट और कुछ लोगों ने डंडे मारे, वो जो उठा के बंदे को ले जाते हैं। ये तकरीबन 10 से 12 लोग गाड़ी के ऊपर थे ना, और गाड़ी हालांकि मेरे साथ उतर गया। फ़हीम भाई जो हैं वो अपने मोबाइल जो हैं वो छुपा रहे थे नीचे कि हम अगर अल्लाह हमें मौका दे तो हम किसी को कॉल तो करें। मेरा मोबाइल ही अंदर रह गया था। और अब ये देखें कि मेरे पास एक मैगजीन थी पिस्टल की, वो भी रह गई उधर क्योंकि पिस्टल ऑलरेडी बाहर पड़ा था। और मैगजीन के अलावा जो कार्ट्रेज थे 30-32 वो भी उस पट्टे के अंदर थे ना, पिस्टल का जो कवर है, तो वो भी इतनी जल्दी में, यानी कि वो आपको इतना याद भी नहीं रहता। ठीक है, तो उन्होंने आखिर ड्राइवर डर गया या उसने बेहतर समझा, वो उनसे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा, मेरे सामने उन्होंने तशद्दद करते हुए ना ड्राइवर को लेके जाने की कोशिश की। लेके जा रहे हैं जी। वो तकरीबन मैक्सिमम 1 एकड़ तक जब पहुँचे हैं ना, उससे पहले मैंने उनको कह के इसे छोड़ दो मैं गोली मार दूंगा, छोड़ दो इसे मैं गोली मार दूंगा। ड्राइवर को मैं कह रहा हूँ तुम इनके साथ क्यों जा रहे हो, पीछे निकलो, छोड़ दो, इधर खड़े हो जाओ, नहीं मरते तुम। मैं उसे तसल्ली दे रहा हूँ। इसी दौरान जब मैंने देखा कि ये तो इसको ले गया नीचे और आगे थोड़ी और नीचे ले जाते तो अंधेरा था, फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, नहीं पता चला। तो मैंने उनके ऊपर 3 से 4 फायर थोड़ा आगे जाके ना, मतलब आधा फासला मजीद आगे करके आधे एकड़ पे मैंने उनको सीधे 3-4 जो आपके ड्राइवर को लेके जा रहे हैं जो जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, वो थोड़ा सा लड़खड़ाया, ड्राइवर ने भी हाथ खींचे, ड्राइवर भी तकड़ा था, वो पीछे भागा, वो गाड़ी में आया, वो गाड़ी जो बिल्कुल उसको मुड़ने नहीं दे रही थी। इसी दौरान बैक साइड से फायरिंग शुरू हो गई ना, नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये वो डाकू, पहले मैंने समझा वही डाकू जो इसने पीछे 12 किलोमीटर गुजारे। मैंने कहा इतनी जल्दी वो भी यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन जैसे ही कोई 20-30-40 सेकंड मजीद हुए तो मैरान कार से 3 बंदे मुसल्लह पुलिस वाले उतरे। वो मैं देख रहा था, आपने वीडियो भी लगाई हुई, एक छोटी कार में आए, छोटी कार में, यानी उनके पास बेचारों पास कार भी नहीं थी। मैं उस SHO को यकीन करे इतना क्रेडिट देता हूँ, जितना दूँ उतना ही कम है। उनका नाम है सरफराज आबरू। ठीक है, उनको ऐनक लगी हुई थी। तो बाद में मैंने उससे सवाल किया, वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है, वो मैं बाद में बताऊंगा। जब डाकू भी भाग गए, हम भी बच गए और हमने वो बंदा भी पकड़ लिया। तो इस दौरान डाकू अपना बंदा पकड़वा गए। हाँ, अपना बंदा पकड़वा गया। तो सरफराज साहब जो थे जब मेरे नज़दीक आए, मैंने कहा खबरदार मेरे पास आए मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो बिल्कुल मेरे सामने ना गाड़ी से उतर के ना भाग गया है। लेकिन जब मैंने उसे देखा कि उसने पहला कलाशनकोव का ब्रेस सीधा डाकुओं को मारा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल उनके टारगेट पे मारा, पूरा ब्रेस्ट, जिस जगह वो जिस राइट साइड पे, वो तो तीनों तरफ थे ना। लेकिन मैंने कहा ये तो हमें नहीं मार रहे, ये तो डाकुओं को मार रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उससे उस वक्त खौफजदा था कि ये कहीं इसी बहाने मुझे पकड़ ना ले। तो वो अल्लाह उसको भी खुश रखे, वो बड़ा काबिल अफसर था, वो भी डाकुओं की तरफ भाग गया। मुझे भाई मौका मिला, मेरा ड्राइवर ऑलरेडी निकल चुका था। मैंने देखा कि वो ड्राइवर ऐसे ही गाड़ी में बैठा हुआ है, जिस गाड़ी में उन्होंने हमें डाल के फिर 2-4 करोड़ रुपया लेते या मांगते या हम मतलब जो भी करते, जिन्होंने हमें कच्चे ले जाना था। ठीक है, तो वो जो डाकू हैं अपना वो जो बंदा है उसके ऊपर मैंने गन रखी। फ़हीम भाई से मैंने कहा फ़हीम भाई आप अपनी गाड़ी में बैठें, इसको लेके आगे चलें, हम किसी पोस्ट पे कहीं पे भी, आप मेरे पीछे आना है, आपने हमने वहीं पे ब्रेक लगानी है। तो भाईजान मैं उसके साथ बैठ गया, उसको हम तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पीछे ले गए ना, वापसी पीछे चले गए। अच्छा, जब हम रेस्टोरेंट पे रुके, फ़हीम भाई ने कहा कि रेस्टोरेंट पे ना रुके, आगे पुलिस पोस्ट पे रुके। मैंने कहा पुलिस सारी साथ मिली हुई है। ये बात मैं पूछना चाह रहा था, क्या आपको यहाँ ये फील नहीं हुआ कि 10 किलोमीटर का एरिया? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उसी पुलिस पोस्ट के पास ही तो वो उतरे थे। पहले जो 5-6 बंदे इस वैन ने उतारे थे, अच्छा वो उसी पुलिस, उसके तकरीबन 1 एकड़ के फासले पे रुका। ये थी असल बात कि यानी यहाँ ऐसे लग रहा है कि पुलिस उनके साथ थी। हाँ, फ़हीम ने इसरार किया, मैंने नहीं, बेहतर बहरहाल इसने भी मेरे साथ एग्री किया। हमने जो है उसको गाड़ी से निकाला। वो थोड़ा सा ना, चूँकि उसका अपना डिस्ट्रिक्ट था, होम डिस्ट्रिक्ट था डाकू साहब का, तो वो जो है वो बड़ा जरा ना थोड़ा सा खिलने की कोशिश की। मैंने कहा एक ही गोली है, एक ही गोली तेरे सर में मारूंगा, ज़ाया नहीं करूंगा दूसरी। आराम से बैठ जा कुत्ते के बच्चे इधर। तू हमें पागल समझ रहा है या अहमक समझ रहा है? तू क्या समझता है कि पंजाब वाले सारे जो हैं ऐसे बुज़दिल हैं, लुट के चले जाते हैं या पकड़ी के चले जाते हैं? उसको हमने ज़मीन पे बिठाया, होटल मालिक आया,
होटल का अमला था 5-6 लोगों का। मैंने उनसे पूछा आपके पास कोई वेपन है? तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे बंदे हैं। मैंने कहा चलें आप अपने होटल मालिक को बुलाएं। वो होटल मालिक आ गया, वो बहुत नाइस बंदा था। वो बड़ी स्पीड में उसने हमारे लिए चाय बनाई और वो हमसे ना कुदरती मोहब्बत करने लगा ना, ये सारा सीन देख के कि ये कैसे बच के कैसे कैसे हो गया जो ये बंदे बच के और बंदे को पकड़ के यहाँ पे ले आए। तो उसने ही SHO को फ़ोन किया जिसका नाम सरफराज आबरू है। सॉरी, उसका नाम जो है सरफराज आबरू ने तो हमें बचाने में बड़ी मदद की। उसका नाम है अब्दुल वहीद मांगी मदीजी, जो पहली चेक पोस्ट पे जहाँ आपका जिस पे आपको शक है। हम उसी पुलिस को भी उसको दे सकते थे, लेकिन हमने चूंकि उस वक्त हम मुतमईन नहीं थे कि पता नहीं ये पुलिस है ये इनके साथ क्या है। लेकिन बाद में फिर हमें पता चला कि असल हमारी जान बचाने में तो इन लोगों का किरदार है जो मौके पे पुलिस बाद में जो सरफराज साहब जो 8-10 मिनट में या 15 मिनट में। अच्छा, अब ये सारी वारदात हो गई, आप पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं, क्या आपने पीपल्स पार्टी के किसी अहम रुकन से रब्ता किया कि जनाब आपके इलाके में हम आपके मेहमान थे, हमारे साथ ये हुआ, और अगर किसी को कॉल की तो उसका रिजल्ट क्या था? सर इसमें भी बात छुपाना ये भी अच्छी बात नहीं, कोई बात नहीं छुपानी। आज इस प्रोग्राम में हम ये सारी बातें बता रहे हैं कि आप बच के कैसे आए हो, आप पार्टी ने आपके साथ क्या किया। देखें जी, ये जो है ना बात होती है कौम की अमानत। अगर आप उसको छुपाते हैं तो मैं समझता हूँ अगर आप किसी भी सियासी जमात से आपका तल्लुक़ है ना, तो फिर ये आप जो है ना इबादत नहीं सियासत नहीं कर रहे या इबादत नहीं कर रहे, तो फिर आप जुल्म कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, चाहे वो 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, आपके फॉलोअर्स या लाखों में हैं, आप उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स के हवाले से तो बताऊं तो हमने हमारा मैसेज CM साहब तक भी पहुंचा है, CM सिंध, हाँ जी, वहाँ तक पहुंचा है। खुर्शीद शाह जिनके आप मेहमान हैं उन्होंने, हाँ, वो तो हम तकरीबन 4 बजे हमें पुलिस ही उधर उनके घर छोड़ आई। वो सो रहे थे उस वक्त, मतलब हमने मैसेज उनके सेक्रेटरी को दे दिया। उनकी फ़्लाइट थी, वो सुबह फ़्लाइट से निकल गए। खुर्शीद शाह साहब से तो पर्सनली बात नहीं हो सकी, लेकिन उनके वो सेक्रेटरी के नोटिस में था। जैसे ही हम सुबह नाश्ता करके रेस्ट अपना सर्किट हाउस से वापस आए तो उन्होंने हमें कहा कि शाह जी वापस आके इस मामले को पूरी तरह देखेंगे और उनके नोटिस में है सारा। वो तो हैं बबर शेर सिंध के। अगर सिंध में मैं समझता हूँ अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन है तो वल्लाह खुदा अदनान बाबू, वो मैंने खुर्शीद शाह को पाया। बाकी किसी बंदे बाकी देखिए चेयरमैन साहब के एडवाइज़र हैं सुराब मरी साहब, मैंने उससे मैसेज किया। मैंने PA हैं जुनेद जेदी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ 24 आवर होते हैं, चाहे मुल्क के अंदर हों या बाहर हों, ठीक है। मैंने उसको भी ये मैसेज और सारा वो किया। फ़हीम साहब ने सारी वीडियो बनाई। मैंने मैसेज क़यादत का ऐसा बंदा नहीं है फ़ॉरन या इधर। हमारे पार्टी के काफ़ी ग्रुप्स हैं, बाहर के भी और अपने मुल्क के अंदर भी मैक्सिमम 150 से 200 ग्रुप है, यूरोप का है, अमेरिका का। किसी की कोई बैक कॉल, कोई राब्ता, कोई मुझे ये कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले अपने वर्कर का बड़ा ख्याल करते हैं। मैं आज ये नोट करना चाह रहा हूँ कि एक वर्कर फंसा हुआ है तो पार्टी ने क्या किया। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक मुझे ना पुलिस की तरफ से और ना ही अपनी क़यादत की तरफ से, ना पंजाब से और ना ही सिंध के अंदर से और ना ही पार्टी की आला क़यादत से मुझे कोई अभी तक रब्ता हुआ है। मैं अपने तौर पे पुलिस के साथ राब्ते में हूँ और वो भी मैं अगर आप पूछें तो बता देता हूँ कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस, मैं वही चाह रहा हूँ कि पुलिस क्या कर रही है वहाँ, जो बंदा आप दे के आए हैं उसके हवाले से। ये सरफराज आबरू साहब जो हैं, ये मैं समझता हूँ अगर ये ना होते तो शायद या हम मर जाते, आप आज ना होते, आज यहाँ पे मैं ना बैठा होता, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमने उस एक डाकू को भी और वो वैन भी पकड़ने में कामयाब हुए। उसके आसराओं में हो गया ना, वो तो उनके साथ आप वो पुलिस वाले को दे आए थे पिछली चौकी वो पिछले थाने को दे आए जिसका नाम है SHO का अब्दुल वहीद मांगी। तो मैंने उसने रात जब मुझे खुर्शीद शाह के घर छोड़ा तो SHO जो मुझे छोड़ने आया, जिसकी मेरे साथ मदद थी सरफराज आबरू साहब, उसने अपने नंबर से मेरी DPO शिकारपुर के साथ बात करवाई, जिनका नाम है शाहजेब चिचड़, ASP हैं और वहाँ पे DPO लगे हुए हैं। तो मैंने उन्हें सारी तफसील बताई और उनसे ये गुजारिश की कि DPO साहब, हमने आपको बंदा भी दे दिया है जिसे पंजाबी में हम मोटी कहते हैं। देखे ना, जो बंदा सबको पिक ड्रॉप कर रहा है और बंदे को अगवा करके एक जगह पे पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब है वो मोटी है ना, बिल्कुल सारे गैंग का सरगुना है। तो हम आपको ये बंदा और गाड़ी ये दोनों आपको दे रहे हैं। 43,000 कुछ सौ रुपए हमारे बंदे को, जब उन्होंने ड्राइवर को 1 एकड़ नीचे ले गए उस दौरान उन्होंने 43 से 44,000 रुपये उसकी जेब से निकाल लिया। और वो गन जो खाली हो चुकी थी वो मैंने गाड़ी के अंदर ही फेंक दी थी और पिस्टल के साथ बाहर निकला था। वो गन भी साथ उठा के ले गए, कलाशन को, जिसका लाइसेंस नंबर और वो सारी पिक्चर वगैरह मैंने SHO को दे दी।
ठीक है। सुबह चूँकि संडे था, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं जनाब वहाँ से नाश्ता करके सीधा जंग पहुँचा रात 8 बजे। आज मैंने सुबह रब्ता किया, डीपीओ ने मेरा नंबर नहीं अटेंड किया। मैंने डीपीओ साहब का नंबर कहीं से लिया, फिर मैंने इनके ऑफिस का नंबर लिया, उस पर कॉल की, मैंने सारा मैसेज दिया। उन्होंने मुझे कहा कि वो ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। अब पता नहीं वो ऑपरेशन में मसरूफ़ थे, पता नहीं कौन सा ऑपरेशन। हाँ, कौन सा ऑपरेशन है, क्योंकि ऑपरेशन तो वो सारा क्लियर था वहाँ पे। तो उसके बाद जनाब मैंने डीपीओ साहब को एक वॉइस छोड़ी है, वो आप जरा अगर आपने देखनी हो या आपको तो आप रिकॉर्ड सुनेंगे आपसे कि आपका मैसेज क्या गया है। वो मैंने उसको किया, उसने मेरा सीन फौरी किया। मैंने ना उनसे पूछा कि आपके पास इस गाड़ी की और ये जो है अपना बंदा, इसकी क्या मालूमात हैं, प्लीज़ ज़रा मुझे डिटेल, अगर आप खुद ऑपरेशन में बिजी हैं तो अपने रीडर से मुझे ना इसकी कुछ डिटेल दे दें। तो उसका रिस्पॉन्स मुझे 2 घंटे तक बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने जो SHO साहब हैं अब्दुल वहीद मांगी, मेरे पास टाइमिंग नोट है, जब मेरी दोपहर 2-2:30 बजे उसके साथ बात हुई तो SHO साहब मुझे कहते हैं कि जनाब ये जो आपने बंदा दिया था ना, वो मैंने चेक सर किया है, वो तो बेचारा गरीब सा बंदा था, सवारियाँ उधर उतारी हैं उसने। मैंने कहा अच्छा, बंदूकों वाली सवारियाँ उतारी हैं जो रास्ते में, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा SHO हैं। अच्छा, बंदूकों वाली सवारियाँ उतार के बंदों को ये ले जाता है। और SHO साहब, यही अल्फाज है मेरी, क्योंकि उसके पास रिकॉर्डिंग होगी, मैं नहीं चाहता कि वो किसी प्लेटफार्म पे ये बात इतनी पुटअप हो और फिर वो मैं अपनी बातों में झूठा साबित हो। मैंने कहा SHO साहब, ये जो आपके कंधे पे 2 फूल हैं, इंशाल्लाह ये भी नहीं रहेंगे, आप जेल भी जाएंगे। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, मैं आपको बता दूं, वो गाड़ी का मैंने डेटा निकलवाया है, वो कराची से 8 दिन पहले डकैती होके यहीं पे आई है, और उस पर एक मर्डर भी मैंने जो है ना, मेरी मालूमात के मुताबिक मर्डर भी है, और मैं उसकी सारी डिटेल आपको कोर्ट्स तक आपने खुद उसका सारा काम कर दिया। लेकिन आप वो मेरे एक दोस्त हैं, जंग से ही बिलोंग करते हैं, मेजर साहब हैं, उनकी मदद से हमें सारा डेटा, मतलब है उन्होंने मुझे कल रात को खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से जो है ना टाइम दिया। फ़हीम भाई ने अपना टाइम भी इधर दे दिया कि जनाब मेरा टाइम भी खान साहब को। अच्छा, IG साहब, मैं एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि IG सिंध साहब से भी मेरी वॉइस और बात हुई, ये भी तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, अभी तक वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। अब बाकी तफसीली बात हम इस पे 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। एक बात मैं ऐड कर दूं और मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि जिस टीम का कैप्टन दलेर हो, वो टीम खुद ब खुद दलेर हो जाए। नाज़रीन, ये बहादुर लोग थे पंजाब के, और ये कच्चे के डाकुओं के हाथ से निकल कर आ गए हैं। अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी बढ़ाई हुई थी तो आज ये यहाँ हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। इन्होंने अपना पूरा सीन बताया कि इनके साथ उस सखर के उस रास्ते पर क्या कुछ हुआ, डाकू इनके साथ क्या करना चाह रहे थे और किस तरह ये बच निकले। ये सारा सीन आज हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया। और साथ 2 बातें बड़ी वाज़ेह हो गई कि एक तो शक था कि पुलिस मिली हुई है, 10 किलोमीटर में 2 चौकी हैं, दोनों मिले हुए थे शायद। और इसी तरह पार्टी ने इनके साथ क्या किया, ये पार्टी के ओहदेदार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये आम वर्कर तक पहुंचते हैं, लेकिन ओहदेदार आज ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी के बड़े ओहदेदार ने इनसे अभी तक कोई राब्ता नहीं किया, जबकि सबके नोटिस में ये बात ला चुके हैं। नाज़रीन, 2-3 बातें इस प्रोग्राम में वाज़ेह हो चुकी हैं कि आपने कच्चे के डाकुओं से बचना किस तरह है, और पार्टी है उसकी किरदार आपके सामने है, पुलिस का किरदार भी आपके सामने है। इस प्रोग्राम पर आप अपनी राय दें। एक बड़ी अहम बात अदनान भाई, जो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, वो मैं करना चाहता हूँ, वो मेरे दिल में रह जाएगी क्योंकि वो रह रही है। वहाँ का MPA और MNA उस हल्के का, खुदा की कसम, अगर मैं MPA या MNA वहाँ का होता तो मैं इस्तीफ़ा दे देता कि बीबी के मज़ार के 18 किलोमीटर पे हमें लोग उठा के ले जा रहे हैं। तो मैं अपने पंजाब के भाइयों को यही पैगाम दूंगा कि आप रात को सिंध में बिल्कुल सफ़र न करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप सफ़र रात को तो वैसे भी अच्छा नहीं है, कि आप आराम करें, अगले दिन करें। आपने सिंध रात को बिल्कुल सफ़र नहीं करना, सिंध बहुत ख़तरनाक है, और अगर आप जा रहे हैं तो बग़ैर एहतियात के मुमकिन नहीं कि आप सिंध में चंद घंटे भी रात को मूव कर सकें। इस बात को भी नोट करें, और ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम पर आप अपनी राय दे सकते हैं। और कच्चे के डाकुओं से अगर बचना है तो इस प्रोग्राम को आप शेयर करें ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचे कि हमने किस वक्त वहाँ जाना है या नहीं जाना, और अगर बचना है तो किस तरह। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।